एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है राजस्थान जीके की क्लास में। पिछली क्लास में हमने 260 क्वेश्चन तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब चलते हैं 261 नंबर क्वेश्चन पर। 261 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो वो है आपकी कौन सी नदी? चंबल नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। अब देखिए, जो बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र है, बंगाल की खाड़ी का जो अपवाह तंत्र है, इसमें कौन कौन सी नदी शामिल है? तो एक तो आ गई है कौन सी नदी? चंबल नदी आ गई। ठीक है। एक आपकी है बनास नदी, एक हो जाएगी गंभीर नदी, और अगली हो जाएगी बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी, ये क्या है? बंगाली खाड़ी के अपवाह तंत्र के भाग हैं। अब सुनिए, चंबल नदी है, चंबल नदी को बारहमासी नदी कहा जाता है, बारहमासी नदी। बनास जो नदी है, बनास नदी, ये किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। ठीक है। और बनास नदी को बोलते हैं वन की आशा, वन की आशा, या फिर इसको बोलते हैं वर्णाशा। क्या बोलते हैं? वर्णाशा बोलते हैं। गंभीर नदी है, गंभीर नदी को उट्टंगन नदी भी कहा जाता है, टंगन नदी कहा जाता है। गंभीर नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसको बोलते हैं पांचना बांध, पांचना बांध। और पांचना बांध है कहां पर? करौली में। ये जो बांध है, पांचना बांध, ये मिट्टी से निर्मित बांध है, एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है। ठीक है। बाणगंगा नदी है, इसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा, अर्जुन की गंगा इस नदी का नाम है। आई होप आपको ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बाकी ऑप्शन की भी हम बात कर लेते हैं। तो बाकी देखिए, आपकी कौन कौन सी है? साबरमती नदी हो गई है और माही नदी हो गई है। तो साबरमती और माही नदी ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। तो खंबात की खाड़ी में कौन कौन सी नदी गिरती है? एक तो गिरती है माही नदी, और एक गिरती है साबरमती नदी, साबरमती नदी। साबरमती नदी है, इसका दूसरा नाम है वाक्कल नदी, वाक्कल नदी, प्रारंभिक नाम है इसका वाक्कल नदी। ठीक है। माही नदी है, माही नदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। माही जो नदी है, इसको वागड़ या काठल की गंगा कहा जाता है, वागड़ या फिर काठल की गंगा, काठल की गंगा इसको कहा जाता है। ठीक है। आई होप ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में नहीं बहती है? तो राजस्थान में देखिए, आपकी स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब मैं बात कर लेता हूं लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी, लूनी नदी के देखिए नाम कई तरह के हैं। जैसे पहला नाम हो गया आदि खारी, आदि खारी, और आदि मीठी नदी, आदि मीठी नदी। दूसरा नाम हो गया, इसको बोलते हैं अंतः सलीला, अंतः सलीला। ये बोला था किसने? कालिदास ने। किसने बोला था? कालिदास ने। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। अंतः सलीला नाम किस नदी का है? तो किसका नाम है? आपका लूनी नदी का नाम है। ठीक है। इस नदी को कहा जाता है सागरमती नदी, सागरमती नदी। ये इसी नदी का नाम है, लूनी नदी का ही नाम है। इसी को बोलते हैं मरुस्थल की गंगा, मरुस्थल की गंगा। ये नाम है किसका? लूनी नदी का नाम है। इसी को बोलते हैं क्या? प्रारंभिक नाम इसका पूछे, प्रारंभिक नाम, तो प्रारंभिक नाम है इसका लवणवती नदी, लवणवती नदी। ये इसका प्रारंभिक नाम है। इसका उद्गम कहां से होता है? तो इसका उद्गम होता है नाग पहाड़, और नाग पहाड़ कहां पर पड़ता है? अजमेर।
तो नाग पहाड़ अजमेर से इसका उद्गम होता है। अब देखिए इसमें लूनी नदी की सहायक नदियां होती हैं, तो इससे एक दाईं ओर से एक नदी मिलती है, दाईं ओर से, दाईं ओर से मिलने वाली एक ही नदी है, तो एकमात्र नदी वो है जोजड़ी नदी। क्वेश्चन आया हुआ है लूनी नदी में दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो वो है अब कौन सी नदी, जोजड़ी नदी है। और बाईं ओर की नदियों की बात कर लेते हैं, बाईं ओर की, तो बाईं ओर से देखिए कई सहायक नदियां हैं, जैसे हो गई है लीलड़ी, लीलड़ी हो गई है, गुहिया, बांडी हो गई है, सूकड़ी हो गई है, मीठड़ी हो गई है, जवाई हो गई है, और सागी। ये इसकी बाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। इसके अलावा जो आपकी लूनी नदी है, लूनी नदी किनारे एक सभ्यता है, तिलवाड़ा सभ्यता, तिलवाड़ा सभ्यता। और ये तिलवाड़ा सभ्यता है कहां पर, बालोतरा में, नया जिला बना ना बाड़मेर से अलग होकर के, बालोतरा जिला बना है। तो तिलवाड़ा सभ्यता है इस लूनी नदी किनारे जो बालोतरा में पड़ती है। इसी नदी किनारे एक मेला बढ़ता है, राव मल्लीनाथ पशु मेला। ये भी कहां पर है, तिलवाड़ा में, तिलवाड़ा में पड़ता है। और तिलवाड़ा कहां पर पड़ता है, बालोतरा में पड़ता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बात कर लेता हूं जो लूनी नदी है, लूनी नदी, इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई, क्योंकि ट्यूशन पूछता है कई बार ये, तो यह है 495 किलोमीटर। लेकिन अगर बात करें राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 330 किलोमीटर, 330 किलोमीटर राजस्थान में इसकी क्या है, लंबाई है। अब ये समाप्त कहां पर होती है लूनी नदी, तो ये लूनी नदी समाप्त होती है कच्छ के रण में, कच्छ का रण, यहां पर ये समाप्त होती है। और ये बाढ़ लाती कहां पर है, लूनी नदी बाढ़ कहां पर लाती है, तो ये बाढ़ लाती है कहां पर, बालोतरा में, कहां पर लाती है, बालोतरा में लाती है। ठीक है, ये हो गए इसके बारे में। बनास नदी है, बनास नदी को बोलते हैं वन की आशा, वन की आशा, इसको बोलते हैं वर्णासा। माही नदी है, इसको काठल या वागड़ की गंगा कहा जाता है, वागड़ की गंगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग राजस्थान से होकर गुजरता है, तो वो गुजरता है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11, अर्थात NH11 गुजरता है राजस्थान से होकर, सीधी बात ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, फड़, फाड़ नहीं है, फड़, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है, तो वो है इसका भीलवाड़ा से, किससे है, भीलवाड़ा से। तो जो श्रीलाल जोशी हैं, श्री लाल जोशी जी साहब, ये कौन सी क्लास से संबंधित है, फड़ कला से, फड़ से संबंधित है। और ये किस जिले से संबंधित है, भीलवाड़ा से। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है, फड़वाचन से, और किस जिले से है, भीलवाड़ा से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किस किले को बख्तरबंद किला कहा है, तो वो कहा है किसको, रणथंबोर किले को, किसको कहा है, रणथंबोर किले को कहा है। ठीक है, अब सुनिए, नाहरगढ़ का किला कहां पर है, जयपुर में। और नाहरगढ़ किले का दूसरा क्या नाम है, सुदर्शनगढ़। तारागढ़ का किला दो जगह है, एक तो है आपका बूंदी में, और एक है आपका अजमेर में। दोनों बात ध्यान में रखनी है। कुंभलगढ़ का किला कहां पर है, तो ये किला है राजसमंद में, कहां पर है, राजसमंद में। और रणथंबोर का किला है सवाई माधोपुर में, कहां पर है, सवाई माधोपुर में है। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं रणथंबोर किले के बारे में। रणथंबोर किला, पहली बात तो हो गई ये सवाई माधोपुर में है।
दूसरी बात ये ध्यान में रखना है, इसी किले में श्री गणेश मंदिर स्थित है। श्री गणेश मंदिर ये कहां पर है? इसी रणथंभौर किले में है। इसके अलावा इसको किस किस नाम से जाना जाता है, मतलब इसके उपनाम पूछेगा तो इसको कहते हैं दुर्गाधिपति। दुर्गाधिपति, दुर्गाधिपति कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है चित्तौड़ का छोटा भाई। चित्तौड़ का छोटा भाई, ये इसी के नाम है। किसके? रणथंभौर किले के। रणथंभौर किले की कुंजी किसको कहा जाता है? रणथंभौर किले की कुंजी कहा जाता है जाइन दुर्ग को। जाइन दुर्ग। इसके अलावा इसका जो प्रवेश द्वार है, रणथंभौर किले का प्रवेश द्वार को बोलते हैं नवलखा दरवाजा। नवलखा दरवाजा, ये इसका प्रवेश द्वार का नाम हो गया है। यहाँ पर कई तरह की छतरी है, जैसे 32 खंभों की छतरी है। 32 खंभों की छतरी। इस 32 खंभों की छतरी को न्याय की छतरी या हमीर की छतरी कहा जाता है। यहाँ पर कुत्ते की छतरी है, कुत्ते की छतरी। तो कुत्ते की छतरी कहां पर है? आपके रणथंभौर किले में। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं, जो आपका रणथंभौर किला है, इसी में एक खंबे की छतरी है। एक खंबे की छतरी, ये भी आपका रणथंभौर किले में है। रणथंभौर किले में आपका अधूरी छतरी भी है। अधूरी छतरी पूछता है ये क्वेश्चन, अधूरी छतरी हो गई। यहाँ पर तालाब भी हैं, जैसे रन्नीहाड़ तालाब हो गया है। रन्नीहाड़ तालाब, तालाब, पद्मला तालाब हो गया है। तो ये क्या है? तालाब है। इसके अलावा यहाँ पर महल भी हैं, जैसे सुपारी महल हो गया है। सुपारी महल हो गया है। इसके अलावा जोगी महल हो गया है। इसके अलावा महल कौन सा है? जोरा भोरा का महल। जोरा भोरा का महल, ये भी कहां पर है? रणथंभौर किले में है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आई होप ये वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है पटेलिया, बिछियो और लालर। ये लालार नहीं है, लालर है। तो ये क्या है? तो ये आपके हैं क्या? लोकगीत है। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। देखिए, जो ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैं कोई मन से क्वेश्चन नहीं ला रहा हूं। ठीक है, और जब आए हुए क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी तैयारी और भी बेहतरीन हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध है प्रवासी पक्षियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब बात कर लेते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ये है कहां पर? तो ये आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में है। और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान, इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 28 किलोमीटर स्क्वायर है। किलोमीटर मतलब वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में। इसकी स्थापना हुई थी और इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा जो मिला था वो मिला था 1981 में। और इसका, इसमें कौन सा बांध है? तो इसमें बांध है अजान बांध। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में कौन सा बांध है? वो है अजान बांध। और 1983 में, 1983 में इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक किसके लिए प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए। तो ये प्रसिद्ध है साइबेरियन, प्रसिद्ध है साइबेरियन
सारस के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। और इसमें एक मंदिर है, इसमें क्या है, मंदिर है। मंदिर का नाम है केवलादेव मंदिर। और ये किस देवता को समर्पित है, ये भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव भोलेनाथ को समर्पित है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, किसके बारे में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और प्रवासी पक्षियों के लिए भी क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी क्षेत्र में चिपको आंदोलन खालिस्तान के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए किया गया था। तो ये किया गया था वृक्षों की कटाई के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। तो हिमालय क्षेत्र में जो चिपको आंदोलन का संबंध है वो वृक्षों की कटाई रोकने से संबंधित था, उसका विरोध कर रहे थे वृक्षों की कटाई करने का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष राजस्थान के उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं। तो कौन से नहीं पाए जाते हैं, तो वो नहीं पाए जाते हैं बांस के वृक्ष। क्योंकि जो बांस के वृक्ष हैं ये कहां पर पाए जाते हैं, बांस के वनों में पाए जाते हैं, बांस के वनों में। और बांस के वन कहां पर पाए जाते हैं, ये बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। कहां पर, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं किसके बारे में, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों के बारे में। तो अब बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये क्या है कि ये पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है, पश्चिमी मरुस्थलीय मरुस्थलीय क्षेत्र का जो शुष्क व अर्ध शुष्क भाग है, शुष्क व अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय में कौन कौन से जिले होते हैं, तो देखिए आपका जैसलमेर हो गया है, जैसलमेर, बाड़मेर, इसके अलावा जोधपुर, पाली हो गया है, बीकानेर हो गया है, इसके अलावा चूरू हो गया है, चूरू, नागौर, सीकर व झुंझुनू। इन जिलों में क्या पाए जाते हैं, ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में कौन कौन से वन शामिल होते हैं, मतलब कौन कौन से वन हैं, तो जैसे हो गया खेजड़ी हो गया है, खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर हो गया है, केर हो गया है, थोर हो गया है, फोग हो गया है, आंकड़ा हो गया है। आंकड़ा का वृक्ष भी किसका है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन का है। इसके अलावा लाना हो गया है, अरना हो गया है और जड़बेर हो गया है। ये इन वनों में शामिल होते हैं। ये आपको याद करना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन उठता है। जब हम बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे याद हो जाएगा, आपको मेरे साथ बनी रहना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ मैं प्रस्थान करता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो मध्य प्रदेश के साथ कौन सा साझा करता है, तो वो करता है दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। अब सुनिए, मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश ये राजस्थान राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, 1600 किलोमीटर की सीमा बनाता है। और मध्य प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के जिलों के साथ, 10 जिले। कितने जिले बनाते हैं, 10 जिले। और राजस्थान के भी जो जिले हैं वो 10 ही जिले बनाते हैं सीमा। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो मध्य प्रदेश के भी 10 जिले होते हैं उस तरफ और राजस्थान के भी 10 जिले होते हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि
राजस्थान के कौन से जिले सर्वाधिक सीमा बनाते हैं? सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो वो बनाता है झालावाड़। तो जो झालावाड़ है ये सबसे लंबी सीमा बनाता है, और कितने किलोमीटर की बनाता है? 520 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो ये सर्वाधिक सीमा बनाता है। सबसे लंबी सीमा बनाता है कौन? आपका झालावाड़। और सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है? तो सबसे छोटी सीमा बनाता है भीलवाड़ा। और कितने किलोमीटर की बनाता है? 16 किलोमीटर की। तो ये बनाता है न्यूनतम सीमा, सबसे छोटी सीमा बनाता है। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दो जिले ऐसे हैं जो दो दो बार सीमा बनाते हैं। तो जैसे कोटा हो गया है और प्लस चित्तौड़गढ़ हो गया है। कोटा और चित्तौड़गढ़, ये दोनों जिले दो दो बार सीमा बनाते हैं, दो बार सीमा बनाते हैं। किसके साथ? मध्य प्रदेश प्रदेश के साथ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चल लेते हैं हम आगे की तरफ। देखिए, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो देखिए इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है किससे होकर के? बांसवाड़ा से। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब मैं बात कर लेता हूं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, कर्क रेखा है ये दो जिलों से होकर गुजरती है। और वो दो जिले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। देखिए, अगर यहां पर ऑप्शन में बांसवाड़ा नहीं देता, डूंगरपुर देता, तो हमारा ऑप्शन डूंगरपुर हो जाता। तो यहां पर उसने बांसवाड़ा दे दिया है। तो ध्यान में रखना है, कर्क रेखा से गुजरने वाले दो जिले हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर। अब ध्यान में रखना है, बांसवाड़ा में सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? बांस के वन पाए जाते हैं। बांस के वन पाए जाते हैं, इसलिए बांसवाड़ा का नाम रखा गया है बांसवाड़ा। अब कर्क रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? तो इसको माही नदी है, माही नदी। ये कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? दो बार काटती है। ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है। माही नदी है, माही नदी को काठल, काठल या फिर वागड़ की गंगा कहा जाता है। वागड़ की गंगा, काठल या वागड़ की गंगा कहा जाता है। इसके अलावा जो आपका डूंगरपुर है, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी ये कहा जाता है डूंगरपुर को। डूंगरपुर में आपका देखिए बेणेश्वर का मेला पड़ता है। बेणेश्वर का मेला, और बेणेश्वर का मेला है ये बढ़ता है। और जो बेणेश्वर का मेला है, बेणेश्वर का मेला होता है आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ कहलाता है बेणेश्वर का मेला, आदिवासियों का कुंभ। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के चुरू क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो वो कौन सी बोली जाती है? शेखावाटी बोली। ऑप्शन नंबर सी हो गया है आंसर। हाड़ौती बोली जो बोली होती है, हाड़ौती बोली, ये हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन शामिल है? कोटा, बूंदी, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये जिले शामिल हैं। और हाड़ौती क्षेत्र में वर्टीसोल मृदा पाई जाती है। वर्टीसोल मृदा, या फिर हाड़ौती क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? मध्यम काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, वागड़ी जो होती है, वागड़ी बोली, ये वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र, और वागड़ क्षेत्र में कौन कौन शामिल होते हैं? वागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर व बांसवाड़ा, ये दो जिले क्या होते हैं? शामिल होते हैं वागड़ क्षेत्र में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन शामिल है। तो शेखावाटी क्षेत्र में शामिल है चूरू, सीकर और झुंझुनू, ये तीन जिले शामिल हैं किसमें? शेखावाटी क्षेत्र में। अब जो चूरू है आपका,
चुरू है, चुरू में ताल छापर अभ्यारण्य है, ताल छापर अभ्यारण्य है। और यहां पर ही क्या है, ताल छापर झील है, ताल छापर झील, ये भी चुरू में है। चुरू का जो शुभंकर है, शुभंकर, वो क्या है, कर्षण मर्ग है, कर्षण मर्ग, ये चुरू का है शुभंकर। इसके अलावा चुरू में, चुरू का संबंध कौन सी परियोजना से है, तो ये है सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना है, ये चुरू को क्या कराती है, जल उपलब्ध कराती है। इसके अलावा सिद्धमुख नहर परियोजना है, ये हनुमानगढ़ को भी जल उपलब्ध कराती है। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा चूरू में क्या है, सालासर बालाजी का मंदिर है, सालासर बालाजी का मंदिर है। सालासर बालाजी का मंदिर भी कहां पर है, चूरू में है। इसके अलावा चूरू में तिरुपति बालाजी का मंदिर भी है, तिरुपति बालाजी का मंदिर, ये भी कहां पर है, चूरू में है। इसके अलावा चुरू के बारे में यहाँ पे लिखता हूं, जो चुरू है यहां पर कोई भी नदी नहीं बहती, कोई नदी नहीं है चुरू में, नहीं बहती है। इसके अलावा जो आपका चुरू है, चुरू में एक स्थान है दूधवा खारा स्थान, तो दूधवा खारा, तो किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन, तो उसका संबंध भी कहां से है, चुरू से है, कहां से है, चुरू से। इसके अलावा ध्यान में रखना है कि जो चुरू है, चुरू सर्वाधिक ठंडा व गर्म जिला है, तो सर्वाधिक ठंडा व गर्म जिला, ये आपका कौन है, चुरू ही है। तो ये बात ध्यान रखनी है चुरू के बारे में, ठीक है। इसके अलावा चुरू में आपका गोगा जी का मंदिर भी है, चुरू में क्या है, गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का मंदिर है। और इस मंदिर में मेला कब लगता है, मंदिर का मेला ये लगता है गोगा नवमी को, कब लगता है, गोगा नवमी को लगता है। और गोगा नवमी कब आती है, ये आती है भाद्रपद, भाद्रपद कर्षण नवमी को आती है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, रानी जगपत राय मर्स्या किसके मृत्यु का शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था, तो ये लिखा गया था किसके लिए, महाराणा जगत सिंह के लिए। किसके लिए लिखा गया था, महाराणा जगत सिंह के ऊपर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अष्टभुजी देवी जीर्ण माता किस देवी का अवतार मानी जाती है, तो ये मानी जाती है दुर्गा का अवतार। ऑप्शन नंबर ए हो गया है हमारे पास आंसर। अब बात लेते हैं जीर्ण माता के बारे में, जीर्ण माता, तो जीर्ण माता का जो मंदिर है ये कहां पर है, रेवासा सीकर में है, तो रेवासा सीकर में इनका मंदिर है। जो जीर्ण माता है ये शेखावाटी क्षेत्र की, शेखावाटी क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय देवी है, लोकप्रिय देवी है। और शेखावाटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले आते हैं, ठीक है। और जो जीर्ण माता है, ये जो शेखावाटी मीणा है, शेखावाटी मीणा की आराध्य देवी है, आराध्य देवी है। इसके अलावा जो जीर्ण माता है, जीर्ण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है आपको, जीर्ण माता को कहा जाता है। इसका जो मेला है, जीर्ण माता का मेला, ये नवरात्रा में भरता है, नवरात्रा में, और नवरात्रा भी दो बार आते हैं, तो दो बार इनका मेला बढ़ता है, एक तो चैत्र नवरात्रा में, चैत्र नवरात्रा में, एक बढ़ता है इनका आश्विन नवरात्रा में, आश्विन नवरात्रा में।
जीर्ण माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसके मंदिर का निर्माण कराया था हट्टड़ द्वारा। हट्टड़ द्वारा। किसके द्वारा कराया था? हट्टड़ के द्वारा। और जीर्ण माता किसका अवतार है? तो जीर्ण माता अवतार है दुर्गा का अवतार। किसका अवतार है? दुर्गा का अवतार है। ठीक है, तो ये तो होता है किसके बारे में? जीर्ण माता के बारे में। और जीर्ण माता है, ये कितनी, इसकी कितनी भुजा है? अष्टभुजा है। अष्टभुजा है, मतलब इनके 8 भुजा वाली देवी है। ठीक है, ये हो गया है। क्वेश्चन आया है आपका क्या कि महालक्ष्मी का अवतार कौन है? महालक्ष्मी का अवतार। तो महालक्ष्मी का जो अवतार है, ये आपकी कौन सी देवी है? तो ये है आपकी कौन सी देवी? केला देवी। कौन है? केला देवी। और केला देवी का मंदिर कहां पर है? करौली में। कहां पर है? करौली में। इस केला देवी के मेले में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। लांगुरिया गीत। ठीक है, तो ये होता है इसके बारे में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में हस्तशिल्प के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया था बोरनाड़ा में। कहां पर? बोरनाड़ा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ये बोरनाड़ा कहां पर पड़ता है? तो ये पड़ता है जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर में है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? हस्तशिल्प के बारे में। हस्तशिल्प के बारे में। तो आपकी जो हस्तशिल्प है, हस्तशिल्प की राजस्थान में पहली हस्तशिल्प नीति, हस्तशिल्प नीति ये कब जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी आपकी 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर 2022 को पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी। अगर क्वेश्चन आए हस्तकला की आत्मा किसको कहा जाता है? हस्तकला की आत्मा, हस्तकला की आत्मा कहा जाता है मीनाकारी को। जो मीनाकारी कला है उसको कहा जाता है हस्तकला की आत्मा। और मीनाकारी कला कौन से जिले की प्रसिद्ध है? जयपुर की। तो ये प्रसिद्ध है कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है, बात कर लेता हूं हस्तकला का तीर्थ स्थल किसको कहा जाता है? हस्तकला का तीर्थ स्थल, हस्तकला का तीर्थ स्थल कहा जाता है किसको? जयपुर को कहा जाता है। अगर हमारे पास है हस्तकला डिजाइन संग्रहालय कहां पर है? हस्तकला डिजाइन संग्रहालय, डिजाइन संग्रहालय। तो हस्तकला डिजाइन संग्रहालय भी कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, और हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है? बोरनाड़ा जोधपुर में। तो यहां पर हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित किले का नाम है। तो वो किला है आपका कौन सा? लोहागढ़ का किला। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है क्या? आंसर। अब बात कर लेते हैं महाराजा सूरजमल के बारे में। महाराजा सूरजमल। तो आपका महाराजा सूरजमल है, इसने 1733 में किस किले का निर्माण किया था? 1733 में किया था लोहागढ़ किले का निर्माण। लोहागढ़ किला। और लोहागढ़ किला कहां पर है? भरतपुर में। तो यह आपका कहां पर? भरतपुर में है। जो आपका महाराजा सूरजमल है, इसको जाटों का प्लूटो कहा जाता है। जाटों का प्लूटो। ये कहा जाता है किसको? महाराजा सूरजमल को। या फिर इसको बोलते हैं जाटों का अफलातून। जाटों का अफलातून, ये भी इसको ही कहा जाता है। जो महाराजा सूरजमल थे, इन्होंने 80 युद्ध किए थे। और 80 युद्धों में सब में उन्होंने विजय हासिल की थी।
किसी भी युद्ध में नहीं हारे थे, इसलिए महाराजा सूरजमल को अजय महायोद्धा कहा जाता है। अजय महायोद्धा ये कहा जाता है महाराजा सूरजमल को। ठीक है, अब चलते हैं। जैसे आपका अब गागरोन का किला हो गया। गागरोन का किला कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो ये आपका झालावाड़ में है। जालोर का किला जालोर में है और चूरू का किला चूरू में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल द्वारा किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया गया? तो वो कराया गया था किसका? एकलिंग जी मंदिर का निर्माण। ऑप्शन नंबर ई हमारा हो क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब बात कर लेते हैं बप्पा रावल के बारे में। बप्पा रावल, बप्पा रावल को ही क्या बोलते हैं? काल भोज बोलते हैं। काल भोज। और काल भोज की संज्ञा किसने दी थी? हरित ऋषि ने दी थी इनको। चलो, बप्पा रावल या काल भोज थे, इन्होंने किस मंदिर का निर्माण कराया था? एकलिंग जी मंदिर का निर्माण। एकलिंग जी मंदिर। ये एकलिंग जी मंदिर है कहां पर? कैलाशपुरी में। कैलाशपुरी। और कैलाशपुरी कहां पर पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है। तो ये है उदयपुर में। इनके गुरु का क्या नाम था? तो इनके गुरु का नाम था हारित ऋषि। हारित ऋषि इनके गुरु का नाम था। बप्पा जो रावल थे, ये मेवाड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। मेवाड़ राज्य के वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक थे आपके बप्पा रावल। इसके अलावा बप्पा रावल की जो राजधानी थी, बप्पा रावल की राजधानी ये थी नागदा। और नागदा पड़ता है कहां पर? उदयपुर में पड़ता है। तो नागदा पड़ता है आपका उदयपुर में। बप्पा रावल के पास कौन कौन सी उपाधि थी? तो इनके पास उपाधि थी हिंदू सूरज की। एक तो हिंदू सूरज की थी, एक इनके पास थी राजगुरु की। राजगुरु। इनके पास ये दो क्या थी? उपाधियां थी। बप्पा रावल है, बप्पा रावल को ही मेवाड़ में सर्वप्रथम प्रथम सोने के सिक्के चलाए थे। तो इन्होंने ही मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? वो जाता है आपका बप्पा रावल या कालभोज को। और बप्पा रावल को कालभोज की संज्ञा दी थी किसने? हारित ऋषि ने दी थी। ठीक है, आगे देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। सूची प्रथम को सूची सेकंड के साथ मिलाइए। सूची प्रथम में परियोजना है या फिर त्योहार है, और सूची सेकंड में इनके स्थान है। पहला हमारे पास है राष्ट्रीय पार्क। तो राष्ट्रीय पार्क कहां पर है? तो यह रणथंभौर में। तो ए के लिए तो आ गया है 3। अब ए में 3 कहां कहां पर है? देखिए, ओ ए ऑप्शन में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब बात कर लेते हैं डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? जैसलमेर में। डेजर्ट फेस्टिवल को हिंदी में बोलते हैं मरुस्थलीय उत्सव। मरुस्थल महोत्सव बोलते हैं। रामसर स्थल है, रामसर स्थल ये कहां पर है? सांबर झील। और ब्रज होली कहां पर मनाई जाती है? भरतपुर में। तो ये सीधी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में 2025 से अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार निम्न में से सबसे पहले आने वाले उत्सव या पर्यटन कार्यक्रम का चयन करें। तो सबसे पहले कौन सा महोत्सव आता है? तो वो आता है आपका कौन सा? ऊंट उत्सव। ऊंट महोत्सव। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। देखिए, जो ऊंट उत्सव है ये कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में। और ये कब मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 11 से 12 जनवरी को बनाया जाता है ये ऊंट महोत्सव। पतंग महोत्सव है। पतंग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में। तो ये मनाया जाता है जयपुर में। और ये बनाया जाता है 14 जनवरी को। 14 जनवरी को। और बाणेश्वर मेला, इसको बोलते हैं बेणेश्वर मेला। और बेणेश्वर मेला कहां पर लगता है? डूंगरपुर में। और ये मेला कब लगता है? तो ये मेला लगता है आपका माघ पूर्णिमा को। माघ पूर्णिमा को लगता है। माघ पूर्णिमा को।
और किस महीने में लगता है? ये लगता है जनवरी और फरवरी में। जनवरी व फरवरी में लगता है। और ब्रज होली महोत्सव ये कहां पर मनाई जाती है? ये मनाई जाती है भरतपुर में। और किस महीने में? मार्च महीने में मनाई जाती है। तो सबसे पहले इनमें कौन सा उत्सव आ रहा है? ऊंट महोत्सव वाला आ रहा है। ठीक है, इसलिए ऊंट महोत्सव 2025 के कैलेंडर में सबसे पहली बार आया है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को साक्षरता दर 2011 की जनगणना के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, घटते क्रम में हमें लिखना है। तो सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है? तो सबसे अधिक साक्षरता दर है कोटा की। तो कोटा बी नंबर पर आ रहा है, तो बी। फिर इससे कम किसकी है? तो इससे कम है आपकी अलवर की। तो अलवर की है। अलवर आ रहा है सी नंबर पर। फिर इससे कम किसकी है? तो इससे कम है आपकी चूरू की। और चूरू कौन से नंबर पर आ रहा है? ए नंबर पर। फिर आपका लास्ट हो गया है सिरोही। और सिरोही आ रहा है डी नंबर पर। तो बी सी ए डी कौन सा है? बी सी ए डी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। आई होप ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सर्वाधिक साक्षरता दर किसकी है? आपको ध्यान रखना है कोटा की है। 76 पॉइंट कुछ है इसकी साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। किसने कराया था? राणा कुंभा ने कराया था। और किस किस पर जीत हुई तब कराया था? तो वो कराया था महमूद खिलजी पर। जब उन्होंने जीत हासिल की थी तब उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। तो मैं बात कर लेता हूं अब विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ, तो विजय स्तंभ है, इनका निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण तो कराया था इसका राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने इनका निर्माण कराया था। और कब कराया था इनका निर्माण? तो इनका निर्माण कराया 1448 ईस्वी में कराया था। और किस पर जीत हुई तब कराया था? तो महमूद खिलजी पर जब जीत हासिल की थी किन्होंने? राणा कुंभा ने, तब कराया था। विजय स्तंभ है ये 9 मंजिला है। 9 मंजिला है विजय स्तंभ। और ये है कहां पर विजय स्तंभ? तो ये आपका चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में ये है विजय स्तंभ। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 122 फीट है। कितनी है? 122 फीट। या फिर मीटर की बात करूं तो यह है 37.19 मीटर है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। फीट में भी ध्यान ध्यान करना है और मीटर में भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 9 मंजिला है, चित्तौड़गढ़ में है। 1458 में राणा कुंभा के द्वारा महमूद खिलजी पर जीत हुई तब उन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कब? 1938 में। ऑप्शन नंबर बी हो गया है आंसर। अब बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल के बारे में। मेवाड़ प्रजामंडल, तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो इनकी स्थापना तो हुई थी 1938 में हुई थी। और कहां पर हुई थी इसकी? उदयपुर में हुई थी इसकी स्थापना। इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके जो संस्थापक थे वो थे माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा इनके संस्थापक थे। जो माणिक्य लाल वर्मा है इनको मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। मेवाड़ का गांधी ये कहा जाता है माणिक्य लाल वर्मा को। मेवाड़ प्रजामंडल है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। और इनके उपाध्यक्ष कौन थे? तो इनके जो उपाध्यक्ष हैं वो है भूरेलाल भैया। भूरेलाल भैया ऐसे क्या है? उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन देखिए, भांकड़ा नांगल परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों के समूह का संयुक्त उद्यम है? तो वो कौन किसका है? ये है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। तो जो भांकड़ा नांगल परियोजना है, भांकड़ा नांगल परियोजना, भांकड़ा नांगल जो परियोजना है, ये कौन सी नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर है। सतलज नदी पर ये बनी हुई है। और ये किन किन के बीच की है? तो ये हरियाणा, हरियाणा प्लस पंजाब और प्लस राजस्थान की ये परियोजना है। इसके अलावा इस पर दो बांध हैं। कितने बांध है इस परियोजना पर? दो बांध हैं। पहला बांध का नाम है भांकड़ा बांध, भांकड़ा बांध है एक तो इस पर, और दूसरा है इस पर कौन सा? नांगल बांध, नांगल बांध। ये दो बांध बने हुए हैं भांकड़ा नांगल परियोजना पर। ठीक है। और भांकड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का कौन सा जिला लाभान्वित होता है? तो वो होता है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। ये होता है इसका लाभान्वित होता है इस परियोजना से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक जल बांध परियोजना का संबंध राजस्थान से नहीं है? तो वो है आगे कौन सी? माता टीला परियोजना। ये राजस्थान की परियोजना नहीं है। पांचना बांध परियोजना ये कहां पर है? करौली में। कहां पर है? करौली में। और कौन सी नदी पर है? गंभीर नदी पर, गंभीर नदी पर है। और गंभीर नदी को उट्टंगन नदी भी कहा जाता है, उट्टंगन नदी। और इस पर कौन सा बांध है? पांचना बांध है, पांचना बांध है। पांचना बांध ये मिट्टी से निर्मित बांध है, मिट्टी से निर्मित है। ठीक है। जाखम बांध परियोजना ये है आपकी प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में है। और किस नदी पर है? जाखम नदी पर, जाखम नदी पर है। और इस पर कौन सा बांध है? जाखम बांध है, जाखम बांध। सिद्धमुख नहर परियोजना ये आपका चूरू व हनुमानगढ़ को लाभ पहुंचाती है, चूरू व हनुमानगढ़ को लाभ पहुंचाती है। और ये रावी व व्यास नदी पर है, रावी व व्यास नदी इसके इस नदियों पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है राजस्थान का त्योहार तीज किस माह में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है श्रावण मास में। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। अब बात कर लेते हैं श्रावण मास में कौन कौन से आते हैं त्योहार। श्रावण माह है तो श्रावण माह में एक तो आती है तीज, यहीं पर आती है छोटी तीज। कौन सी तीज आती है? छोटी तीज। इसके अलावा और कौन सी आती है? हरियाली तीज भी, हरियाली तीज ये भी आती है श्रावण मास में। इसके अलावा लहरिया तीज, लहरिया तीज ये भी कहां पर आती है? श्रावण मास में आती है। अब जो छोटी तीज है ये आपकी जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और छोटी तीज जो है ये आपकी प्रकृति प्रेम का त्योहार है, प्रकृति प्रेम का त्योहार है छोटी तीज। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला कहां पर लगता है? तो ये लगता है बीकानेर में कोलायत झील के किनारे। कहां पर लगता है? कोलायत झील के किनारे। अब बात कर लेते हैं कपिल मुनि मेला, कपिल मुनि मेला। कपिल मुनि जो मेला है ये आपका कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला लगता है। और किस झील के किनारे? कोलायत झील के किनारे लगता है। और किस जिले में लगता है? बीकानेर में लगता है। कहां पर लगता है? बीकानेर में लगता है। एक बात और ध्यान रखनी है, ये तो है कपिल मुनि मेला, एक आता है कपिल धारा का मेला, कपिल
धारा, मेला, मिलता जुलता सा है। कपिल धारा जो मेला है ये आपका 12 में लगता है। कहाँ पर लगता है? 12 में। तो दोनों बात ध्यान में रखनी है। कपिल मुनि का मेला तो लगता है बीकानेर में, और कपिल धारा का मेला लगता है 12 में। ठीक है, धारा 12, ये ऐसे याद करना है, धारा 12। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बोरला नामक आभूषण राजस्थानी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। तो पहना जाता है किस पर? सिर पर। ऑप्शन नंबर ए हो गया है आंसर। अगर सिर ना मिले तो आपको ध्यान में रखना है माथे पर पहना जाता है। कहां पर? माथे पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का ग्रामीण क्षेत्र का लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो ग्रामीण क्षेत्र का सर्वाधिक लिंगानुपात था पाली जिले का। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है? आंसर हो गया है। ठीक है, तो सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात ये था किसका? आपका पाली का था। किसका था? पाली का था। आपको ध्यान में रखना है सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की थी? तो वो थी किसकी? कोटा की थी। ध्यान रखना है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि दर में कौन सा जिला ऊपर था? सबसे ऊपर तो वो था बाड़मेर। कौन सा था? बाड़मेर था। और सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले का था? तो वो था डूंगरपुर का। किसका था? डूंगरपुर का। कितना था? 994 था। और न्यूनतम लिंगानुपात किसका था? तो न्यूनतम लिंगानुपात ये था आपका धौलपुर का। धौलपुर का था। और कितना था? 852 था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आता है, 2001 का लिंगानुपात कितना था? तो 2001 का लिंगानुपात था 921। और 2011 का लिंगानुपात कितना था? 928। तो यहां पर कितने की वृद्धि हो गई है? +7 की। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि 2001 की तुलना में 2011 तक लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई थी? तो 7 की वृद्धि हुई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में सालर वन नहीं पाए जाते हैं? तो सालर वन नहीं पाए जाते हैं जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। अब देखिए, तो सालर वन है, सालर वन, सालर वन का जो वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम, इनका वैज्ञानिक नाम है बोसवालिया सिराटा। बोसवालिया सिराटा, ये इनका वैज्ञानिक नाम है। ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। इनमें सर्वाधिक कौन से वन पाए जाते हैं? सालर का जो वन है, सालर वन, ये सर्वाधिक पाया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं सालर के वन बोला जाता है। इसके अलावा सालर वन के अलावा इसमें कौन कौन से वन पाए जाते हैं? जैसे ढोक हो गया है, कथीरा हो गया है, ढोक कथीरा हो गया है, और धावड़ हो गया है। ये वन इनमें पाए जाते हैं। और ये वन है सालर के वन, ये 450 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सालर वन है, सालर वन, सालर वन गोंद का अच्छा स्रोत है। अर्थात सालर वन से मिलता है गोंद। और सालर के वन अरावली पहाड़ी की उच्च श्रेणियों में पाए जाते हैं। कि उच्च श्रेणियों में ये पाए जाते हैं। तो ये वन कहां कहां पर पाए जाते हैं? तो ये वन पाए जाते हैं आपका उदयपुर हो गया है, उदयपुर हो गया है, चित्तौड़गढ़ हो गया है,
उदयपुर हो गया है, चित्तौड़गढ़ हो गया है, राजसमंद हो गया है, पाली हो गया है, अजमेर हो गया है, इसके अलावा जयपुर हो गया है, अलवर हो गया है, सीकर, इन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र गुजरात राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो गुजरात राज्य के साथ करता है आपका कौन सा? वो करता आपका उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया है आंसर। जैसे ये आपके पास ये क्या है, नक्शा है किसका, राजस्थान का। तो देखिए इस तरफ सीमा लगता है कौन, गुजरात। और इस तरफ ऑप्शन में कौन सा है, देखिए पाली तो बीच में है, पाली तो यहां पर कहां से सीमा बनाएगा वो, एमपी के साथ। नागौर भी नहीं बनाएगा, नागौर में है ही नहीं, सीमा पर है ही नहीं नागौर भी। नागौर तो यहां पर है देखिए। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ है, देखिए चित्तौड़गढ़ है ना, ये तो अंदर है चित्तौड़गढ़ तो ये भी कहां से बनाएगा, देखिए आपका उदयपुर देखिए यहां पर सीमा पर है, सीमा पर है तो ये बनाएगा। और इस तरफ ही क्या बनाता है आपका, ये गुजरात बनाता है, गुजरात बनाता है इस तरफ। और गुजरात कितनी सीमा बनाता है, 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इनमें इसका आंसर क्या हो गया आपका, उदयपुर सीमा बनाता है। कौन बनाता है, उदयपुर, क्योंकि उदयपुर आपका सीमा पर उपलब्ध है। तो ये होते हैं क्या आज की क्लास के क्वेश्चन। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो क्लास को देखिए जरूर से लाइक करना है, शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप बेनिफिट उठा सको। हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में 291 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।